इस प्रिंस तक पहुंच भी पाएगा या प्रिंस एक्सेसिव टी पीते पीते मर जाएगा। एम्परर दूर से पर्सनल असिस्टेंट के साथ देख रहा है। असिस्टेंट कहता है इस बार लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एम्परर कहता है प्रिंस पर्सनली रिस्क ले रहा है इसलिए। लेकिन एम्परर को बेसिक बातों से फर्क नहीं पड़ता। कहता है बस केपेबल वॉरियर सेलेक्ट होने चाहिए। मुझे एक्साइटेड है देखने के लिए कि हीरो कौन कौन शॉर्टलिस्ट करता है। फिर मेज की बारी आती है। पावरफुल फायर ब्लास्ट छोड़ता है नोआ की तरफ। क्राउड साइलेंट हो जाती है। मेज थक जाता है। नोआ बिना स्क्रैच के बाहर आता है। मैजिक बैरियर यूज किया था। पार्टिसिपेंट घुटनों पर गिर जाता है। क्राउड प्रिंस की चीयर करती है। हीरो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। इवनिंग हो चुकी है। 1 साल के ब्रिटिश हाउस होल्ड से ज्यादा टी पी चुका है लेकिन कोई नोटवर्दी पार्टिसिपेंट नहीं। तभी रेफरी अनाउंस करता है आज का लास्ट पार्टिसिपेंट। एक ब्लॉन्ड बैडी रेड आइज वाली अरीना पर चढ़ती है। एंग्शियस लग रही है, आउट ऑफ ब्रेथ, लेकिन सोर्ड ड्रॉ करते ही एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो डैश करती है नोआ पर अटैक करने। हीरो शील्ड समन करता है। इस बार लड़की का अटैक शील्ड के थ्रू जाता है। वो पुश करती रहती है। शील्ड शैटर हो जाता है। स्वॉर्ड हीरो के चेस्ट में लग जाती है। क्राउड जोर से गास्प करती है। नाइट्स तुरंत लड़की को डिटेन करते हैं। सोचते हैं प्रिंस को इंजरी दी, सिवियर पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन हीरो उठता है, कहता है उसे छोड़ दो। लड़की अपना नाम बताती है, शर्ली ग्रांट्स। हीरो कहता है तू पास हो गई। सब स्टन्ड, खासकर शर्ली को यकीन नहीं होता प्रिंस उसे फॉरगिव कर रहा है जबकि उसने स्टैब किया। बाद में हीरो शर्ली को अपने रूम में बुलाता है। कहता है तेरा आर्मर बहुत नाइस लग रहा है। वो थैंक यू कहती है। बताती है फैमिली में जनरेशन से पास डाउन है। फिर क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाती। पूछती है आपने पास कहा जबकि पनिशमेंट देना चाहिए था। हीरो कहता है तू गिल्टी नहीं है नोबल को इंजर करने की। मैंने खुद कहा था अटैक करो। फिर कमांड करता है वही मूव फिर से अटैक कर। शर्ली सोचती है शायद प्रिंस का दिमाग चकरा गया है। लेकिन हीरो कहता है अगर नाइट है तो मास्टर्स कमांड ओबे करना चाहिए। वो तुरंत स्टांस लेती है, अटैक करती है। हीरो शील्ड समन करता है। इस बार अटैक पियर्स नहीं कर पाती। हीरो कैजुअली उसे पुश बैक करता है। कहता है अगर चाहता तो टेस्ट के दौरान भी शील्ड यूज कर सकता था, इंजरी अवॉइड कर सकता था। कहता है नाइट का ड्यूटी है लॉर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करना। मैंने देखना चाहा कि कोई फुल स्ट्रेंथ से अटैक करेगा या फियर से होल्ड बैक करेगा। तूने एक बार इंजर करने के बाद भी कमांड ओबे किया। तुझे मेरे नाइट बनने लायक समझा। शर्ली इमोशनली हो जाती है। तुरंत एक घुटने पर बैठकर ओथ लेती है, जीवन भर की अनडाइंग लॉयल्टी। हीरो खुश होता है। ऐसा ओथ ऑफिशियल नहीं माना जाता लेकिन कैरेक्टर वाली नाइट से बहुत मायने रखता है। तभी जोई डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर वूंड चेक करता है। कहता है बस स्क्रैच है, तुरंत हील कर देता है। शर्ली शॉक्ड, कहती है हमारे विलेज में डॉक्टर्स नहीं हैं, कभी प्रॉपर टेक्निक से हील होते नहीं देखा। हीरो क्यूरियस होकर पूछता है जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो क्या करते हैं। शर्ली कहती है विलेज एल्डर से प्रे करवाते हैं या एक्सरसाइज करवाते हैं डिजीजेस को। बॉल डॉक्टर कमेंट करता है पुअर और अनकल्चर्ड लोगों में कॉमन है। हीरो पूछता है डॉक्टर बनने का क्विकेस्ट वे अप्रेंटिस बनना है। डॉक्टर हाँ कहता है। हीरो तुरंत शर्ली को फर्स्ट जॉब देता है। कहता है अपने विलेज से स्मार्टेस्ट और हार्ड वर्किंग लोग लाओ, डॉक्टर उन्हें अप्रेंटिसेस बनाएगा। डॉक्टर बिना हेजिटेशन अग्री करता है। शर्ली अस्टाउंडेड बो करके थैंक यू कहती है। हीरो कहता है नाइट की प्रॉपर एटिकेट्स सीखो, कोई नाइट ऐसे नहीं बाउ करता। अगली सुबह शर्ली नोआ के मैंशन में अपने रूम में जागती है। गेट रेडी विद मी सेशन देती है। ग्रेट एक्साइटमेंट से काम पर निकलती है। रास्ते में जोई से मिलती है। जोई पूछती है अच्छे से सोई। शर्ली कहती है रूम बहुत नाइस था लेकिन ज्यादा नींद नहीं आई। दोनों स्मॉल टॉक करती हुई चलती हैं। तभी कुछ मेड्स गॉसिप और गिगल कर रही हैं। जोई पूछती है क्या हो रहा है। मेड्स कहती हैं अपना फेवरेट पास टाइम कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि हीरो किस तरह की गर्ल से मैरी करेगा। शर्ली शॉक्ड, कहती है हीरो अब भी सिर्फ 6 साल का है। मेड्स कहती हैं ज्यादातर प्रिंसेस की शादी बचपन में ही फिक्स हो जाती है। एम्पायर में लड़कियां 15 साल की उम्र से पहले शादी कर लेती हैं। सब मानते हैं कि नोआ अभी एम्पायर का सबसे एलिजिबल बैचलर है। उसके महल के पास ढेर सारे कैफे खुल गए हैं क्योंकि हर रोज बहुत सारी लड़कियां उसे एक झलक देखने आती हैं। मेड्स कहती हैं कि सबको नोआ बहुत पसंद है, जोई भी शामिल। जोई का नाम सुनते ही वो शर्मा जाती है। मेड्स उसे घेर लेती हैं और कहती हैं कि तू तो हाल ही में मैजिक सीखने लगी है, नोआ को इम्प्रेस करने के लिए। जोई हकलाते हुए कहती है कि वो बस अपने मास्टर के काम आने के लिए सीख रही है। फिर वो जल्दी से वहां से चली जाती है। मेड्स कहती हैं कितनी प्यारी है ये। शर्ली बस उसे घूरती रह जाती है। बाद में शर्ली नोआ के ऑफिस जाती है। वहां एक अनुभवी नाइट एग्जाम के बारे में रिपोर्ट दे रहा होता है। कैप्टन कहता है कि नोआ ने जो नए नाइट्स चुने हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। उनके स्क्वाड कैप्टन्स भी बहुत ग्रेटफुल हैं। नोआ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है और नाइट से कहता है ये सब तुम जैसे डेडिकेटेड लोगों की वजह से ही पॉसिबल हुआ। फिर वो शर्ली से कहता है कि नाइट को सी ऑफ कर दो। शर्ली उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। नाइट हैरान हो जाता है और कहता है इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, हम दोनों सेम रैंक के हैं। फिर उसे अचानक समझ आता है कि नोआ ने इस लड़की को नाइटली एटिकेट्स सिखाने के लिए भेजा है। वो शर्ली को सलाह देता है प्रिंस के साथ रहो, इससे बेहतर मास्टर नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद नोआ एक पार्टी थ्रो करता है। एली वहां परफॉर्म करती है और अपनी सॉन्ग से सबको मेस्मराइज कर देती है। एलन और सिंडी उसके सामने घुटनों पर बैठकर थैंक करते हैं।
नोआ कहता है, मैंने ये पार्टी खास तुम दोनों के लिए थ्रो की है क्योंकि नाइट सिलेक्शन एग्जाम सफल बनाने में तुम्हारी बहुत मदद मिली। वो बताता है कि पार्टी में मौजूद हर मर्चेंट उसके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज रखता है। एलन सोचता है कि यहाँ अच्छे कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं। तभी जोई एक लेटर लेकर आती है नोआ के लिए। उसे थोड़ा अनईजी लग रहा है क्योंकि सेंडर का नाम नहीं लिखा है। नोआ पार्टी छोड़कर शर्ली के लिए शर्ली और जोई के साथ लेटर खोलने जाता है। जोई बताती है कि जिसने लेटर दिया वो गार्ड्स को देखते ही भाग गया। सबको सस्पिशियस हो जाता है। शर्ली कहती है, डेंजरस हो सकता है, मुझे खोलने दो। लेकिन नोआ लेवायथन से चेक करता है और पता चलता है कि लेटर सेफ है। उसमें टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कि बचे हुए रेबल्स कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। नोआ समझ जाता है कि ये जानकारी किसने दी होगी। वो श्योर है कि वो नाइट जो रिबेलियन के बारे में वॉर्न करने के लिए जान जोखिम में डाल रहा था अभी भी मिशन पर है। जोई और शर्ली उसकी लॉयल्टी और डेडिकेशन से इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। लेकिन नोआ सोचता है कि वो ब्रेव से ज्यादा स्टूपिड है। स्पाई बनना बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के आसान नहीं होता। वो तुरंत हेनरी से कांटेक्ट करता है और नाइट को रोकने को कहता है। लेकिन एल्डर ब्रदर का रिप्लाई आते ही नोआ को गिल्ट से बोझिल महसूस होता है। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। वो वॉनबी स्पाई रेबल्स के हाथ लग गया, टॉर्चर्ड हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हेनरी के लोगों ने उसे जान बचाकर निकाला, लेकिन वो अब भी क्रिटिकल कंडीशन में है। नोआ सोचता है, ये सब मेरी गलती है। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क होता तो इस नाइट को जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। वो तुरंत जोई को भेजता है कि नाइट के लिए बेस्ट मेडिकल केयर अरेंज करो। ऐसा लॉयल आदमी मरने नहीं देंगे। अगले दिन नोआ मार्केट जाता है। शर्ली को गार्ड बनाकर साथ ले जाता है। शर्ली दुकानों में डिस्ट्रैक्टेड होती रहती है क्योंकि उसके छोटे गांव में ऐसी चीजें नहीं होती। नोआ उसे याद दिलाता है, ड्यूटी पर हो, अलर्ट रहो। शर्ली कोशिश करती है डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करने की। वो पूछती है, कुछ खरीदने आए हो? नोआ कहता है, हेनरी के लिए गिफ्ट खरीदना है, उसने नाइट को बचाने में मदद की। वो एक फैंसी गिफ्ट स्टोर में जाता है। मर्चेंट से कहता है, प्रिंस के लिए फिट आइटम दिखाओ। मर्चेंट रेयर ज्वेलरी और वैल्यूएबल आइटम्स लाता है। शर्ली के मुंह से जॉ ड्रॉप हो जाता है। लेकिन नोआ को इंटरेस्ट नहीं। उसे एक क्लॉथ से ढका आइटम दिखता है। वो कहता है, वो दिखाओ। मर्चेंट क्लॉथ हटाता है तो एक ब्यूटीफुल ग्लास स्टैच्यू ऑफ द गॉडेस सामने आती है। नोआ उसकी ब्यूटी से एन्चांटेड हो जाता है। वो पूछता है, ग्लास से इतना इंट्रिकेट डिजाइन पॉसिबल है? मर्चेंट बताता है, ये लेजेंडरी क्राफ्ट्समैन का काम है जो बहुत पहले मर चुका है। उसके साथ ही डिटेल्ड ग्लास स्कल्पचर्स बनाने की कला खत्म हो गई। दुनिया में सिर्फ 2 ऐसी स्टैच्यूज हैं। नोआ तुरंत उसे हेनरी के लिए खरीद लेता है। मर्चेंट को $10,000 प्लस बोनस देता है। तभी 8th प्रिंस ऑस्कर वहां आ पहुंचता है। वो नोआ को देखकर सरप्राइज्ड होता है। फिर उसकी नजर ग्लास स्टैच्यू पर पड़ती है। वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहता है, कभी नहीं सोचा था मर्चेंट दूसरी वाली ढूंढ लेगा। नोआ पूछता है, पहली वाली कहाँ है? ऑस्कर कहता है, मेरे पास है। नोआ ये सुनते ही स्टैच्यू पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो मर्चेंट से कहता है, रिलैक्स, पेमेंट मिलेगा प्लस क्लीनिंग का एक्स्ट्रा पैसा। 2 कॉपीज होने और सिंगल पीस होने में बहुत फर्क है। मैं सिंगल पीस बनाना चाहता हूँ। मर्चेंट को बोलो कि दूसरी गॉडेस स्टैच्यू टूट गई, अब दुनिया में सिर्फ एक बची है। ऑस्कर की स्टैच्यू की वैल्यू ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी। ऑस्कर नोआ की ब्रिलियंस से स्टन्ड रह जाता है। फिर नोआ घर लौटता है। शर्ली कहती है, तुम्हारे साथ सेवा करने के बाद से सरप्राइज के बाद सरप्राइज मिल रही है। वो समझ नहीं पा रही कि नोआ ने वो प्राइसलेस स्टैच्यू क्यों तोड़ी। नोआ कहता है, वो बस एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कभी ट्रू ट्रेजर नहीं हो सकता। रियल ट्रेजर वो फ्रेंड्स हैं जो रास्ते में मिलते हैं, और वो लोग जो मेरे लिए जान जोखिम में डालते हैं, खासकर मेरे केस में, क्योंकि मेरे स्टैट्स लोगों से रिलेशन के आधार पर इंक्रीज होते हैं। ऑस्कर को इतना बड़ा फेवर करके स्टैट्स में अच्छा बम्प मिला। शर्ली उसकी आइडियोलॉजी से अमेज्ड हो जाती है। नोआ कहता है, तुम भी मेरे ट्रेजर का हिस्सा हो। नोआ की जीनियस प्रिंस वाली लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और 6 साल गुजर जाते हैं। 12 साल का प्रिंस अब न्यू चैलेंजेस के लिए तैयार है। नोआ अकेला ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा है। जोई सर्व कर रही है। उसका ध्यान नई मेड जिगी पर है जो खिड़की से बाहर घूर रही है। नोआ पूछता है, कुछ परेशान हो? वो कहती है, 3 दिन बीत गए फिर भी बर्थडे गिफ्ट्स लाने वालों की खत्म नहीं हो रही। नोआ समझाता है कि पिछले साल तो गिफ्ट्स पूरे हफ्ते आते रहे थे। जिगी हैरान हो जाती है। नोआ बताता है, गिफ्ट्स रिसीव करके बस खत्म नहीं होता। हर गिफ्ट और सेंडर की लिस्ट बनानी पड़ती है। वो आसान काम नहीं। इसीलिए ट्रस्टेड मेड एवेलिन ये जॉब संभालती है। उसी की वजह से मैं रिलैक्स रहता हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म करके नोआ मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स जाता है। एम्परर ने पर्सनली उसे वहां असाइन किया है। वहां 4th प्रिंस हेनरी के रूम में पहुंचता है। हेनरी और एक नाइट नोआ का स्वागत करते हैं। बिजनेस से पहले हेनरी बताता है, इंपीरियल ऑर्डर आया है। नाइट कैप्टन रियाज की कमांड में आर्मी सदर्न पार्ट्स में रिबेलियन दबाने भेजनी है। बारबेरियंस बहुत ओवर कॉन्फिडेंट और रूथलेस हैं, इसीलिए फुल फोर्स से क्रश करने का प्लान है। हेनरी नोआ की ओपिनियन पूछता है। प्लान नोआ को सही लगता है। वो रियाज को देखता है जो हेनरी का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है और बैटलफील्ड में कई बार स्किल प्रूव कर चुका है। नोआ को लगता है कि रियाज पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो एक सवाल पूछता है, कितने सोल्जर्स असल में ले जा रहे हो? रियाज पसीना पसीना हो जाता है और जवाब देने में हेजिटेट करता है। हेनरी गुस्सा हो जाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। रियाज जमीन पर गिरकर माफी मांगता है। नोआ हेनरी को शांत करता है और कहता है, सीरियस बात नहीं है। वो याद दिलाता है कि वॉर में जनरल्स को इंपीरियल कोर्ट से फंडिंग सोल्जर्स की संख्या के हिसाब से मिलती है।
कई जनरल्स लिस्ट में मर्चेंट्स और हेल्पर्स को भी जोड़ देते हैं ताकि ज्यादा फंडिंग मिले और वो पॉकेट कर लें। रियाज फिर माफी मांगता है। हेनरी गुस्से में है, लेकिन नोआ कहता है चिल करो। रायस को कहता है अगर तुम्हें आर्मी के लिए एक्स्ट्रा लोग हायर करने हैं तो राइट है, फंडिंग से थोड़ा कट खुद के लिए रख सकते हो। हेनरी को भी समझ आता है कि नॉन सोल्जर्स रजिस्टर करके आर्मी को बड़ा दिखाया जा सकता है, एनिमीज डर जाएंगे। वो नोआ की तारीफ करता है कि अंडरलिंग की एम्बेजलमेंट पकड़ी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताया, लेकिन नोआ कहता है इस बार एनिमी को फूल नहीं कर सकते। एम्परर ने फ्लॉलेस विक्ट्री का कमांड दिया है, कोई चांस नहीं ले सकते। वो रियाज से पूछता है कितने नॉन सोल्जर्स रजिस्टर किए। रियाज डरते हुए कहता है लगभग 2000। नोआ कमांड करता है उतने ही रियल सोल्जर्स जल्दी ऐड करो। रियाज के पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर नोआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए नोट लिखता है, रियाज को देता है और कहता है ये 2000 सोल्जर्स के मिसलेनियस पर्पसेस के फंडिंग के लिए है, सारा पैसा तुम रख सकते हो। रियाज समझ नहीं पाता कि करप्ट होने पर पैसा क्यों मिल रहा है। नोआ ठंडे लहजे में कहता है इस एक्स्ट्रा कैश के बदले परफेक्ट विक्ट्री डिलीवर करो। हेनरी इंप्रेस्ड हो जाता है कि नोआ हर तरीके से अंडरलिंग्स को मोटिवेट करता है। घर लौटते वक्त हेनरी पूछता है तूने अभी तक रियल वॉर एक्सपीरियंस नहीं लिया ना। नोआ हाँ कहता है और अपने स्टैट्स देखता है। अभी भी लेवल 1 है क्योंकि रियल बैटल नहीं लड़ा। एम्पायर में ज्यादातर रॉयल किड्स छोटी उम्र में मर जाते हैं। ऑफिशियल रीजन डिजीज होता है, लेकिन असल में दूसरे रॉयल्स असैसिनेट करते हैं पावर के लिए, इसलिए रॉयल चिल्ड्रन बहुत वैल्यूएबल माने जाते हैं। एडल्ट होने तक वॉर में नहीं जाते सिवाय एम्परर के डायरेक्ट ऑर्डर के। हेनरी कहता है तू 12 का हो गया है, रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस ले ले। नोआ कहता है एम्परर कमांड करते ही बैटलफील्ड पर पहुंच जाऊंगा। हेनरी कहता है डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि लेजेंडरी मैजिक सोर्ड है तेरे पास। तभी हेनरी की कैरेज अचानक रुक जाती है। एक लड़की उसके सामने से भागती हुई आती है और मदद मांगती है। पीछे से बच्चे निकलते हैं और थग्स उन्हें पकड़कर एप्स्टीन आइलैंड शिप करने की कोशिश कर रहे हैं। नोआ बाहर निकलता है और स्टॉप करने को कहता है। थग्स को पता नहीं कौन है, वो कहते हैं जा अपनी मम्मी का दूध पी। नोआ उनके वीक इंसल्ट से अफेक्टेड नहीं होता। उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है क्योंकि अनरजिस्टर्ड स्लेव ट्रेडिंग इलीगल है एम्पायर में। थग्स वायलेंस पर उतर आते हैं। नोआ लेवायथन समन करता है और उन्हें स्लैश करके बिना किल किए नॉकआउट कर देता है। सब उसकी स्किल से इंप्रेस्ड होते हैं, हालांकि उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। नोआ बच्चों के पास जाता है कंफर्ट करने। तभी शैडोज से एक फ्रेल ओल्ड मैन निकलता है और ग्रीट करता है। वो ओपनली कहता है मैं स्लेव ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड हूँ। नोआ को वार्न करता है कि मत पंगा लेना, मेरे पीछे फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का बैकिंग है। नोआ समझ जाता है कि ये एप्स्टीन का कनिंग पार्टनर है। वो सोचता है अब क्या करना चाहिए। ओल्ड मैन कहता है लड़कियों को छोड़ दो और प्रिटेंड करो कुछ देखा नहीं। नोआ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हेनरी से पूछता है इसको जानते हो। हेनरी कहता है कभी नहीं देखा इस उल्टी सी फेस को। नोआ कहता है मुझे भी नहीं पता ये कौन है। ओल्ड मैन एक्सप्लेन करने लगता है तो नोआ लेवायथन की कर्स्ड एनर्जी से उसे नॉकआउट कर देता है। फिर जोर से डिक्लेयर करता है आजकल नामहीन स्काउंड्रल्स भी फर्स्ट प्रिंस के नाम का इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉमन लोग शायद फंस जाएं, लेकिन हम भाई नहीं फंसेंगे। एक आदमी नोआ को वाइस प्रिंस आइडेंटिफाई करता है, पब्लिक मान लेता है। नोआ सोल्जर्स को कमांड करता है इनको फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट के रेजिडेंस पर ले जाओ, बताओ कि ये उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। फिर वो बच्चों को घर ले जाता है कंफर्ट करने के लिए। हेनरी उसकी क्विक थिंकिंग से इंप्रेस्ड होता है। वो एक्सप्लेन करता है अगर सच में गिलबर्ट के लिए काम करते तो किल नहीं कर सकता था, लेकिन प्रिंस को इलीगल स्लेव ट्रेडिंग देखते हुए चुप रहते नहीं दिखा सकता था, इसलिए फेक्स बना दिया और गिलबर्ट को सौंप दिया। वो इन्हें डिस्पोज कर देगा लायबिलिटी समझकर। बाद में डिनर के दौरान बटलर इंपॉर्टेंट न्यूज लाता है। हेनरी पूछता है क्या हुआ। नोआ बताता है फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट से मैसेंजर आया था। उसने थैंक्स कहा फेक्स पकड़ने के लिए, कहा कि कोर्ट में पनिशमेंट के लिए भेज रहा था, लेकिन उन्होंने पॉइजन पीकर सुसाइड कर लिया। कोई नहीं जानता कि गिलबर्ट ने खुद साइलेंस करवाया। नोआ पूछता है क्या गिलबर्ट सच में अंडरग्राउंड स्लेव कंपनी चलाता है। हेनरी हाँ कहता है। गिलबर्ट लग्जरी और वेस्ट में पैसा उड़ाता है, उसे इलीगल बिजनेसेस चलाने पड़ते हैं। नोआ कहता है एल्डेस्ट ब्रदर को ब्लेम नहीं कर सकता, फर्स्ट प्रिंस होने के बावजूद कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, एम्परर कभी नहीं बन सकता। स्लेव ट्रेड और प्राइवेट एस्टेट्स सिर्फ कवर हैं, कुछ फार मोर सिनिस्टर चीज के लिए। हेनरी हैरान रह जाता है कि 12 साल का छोटा भाई इतनी जल्दी समझ गया। अगले दिन हीरो उन बच्चों को बताता है जिन्हें उसने बचाया था कि उसने कुछ स्ट्रिंग्स खींचे हैं और अब वे सब घर जा सकते हैं पूरी तरह आजाद। लेकिन बच्चों का कोई घर ही नहीं बचा था, उनके अपने परिवार ने ही उन्हें बेच दिया था पहले। हीरो समझ जाता है अगर ये बच्चे वापस गए तो फिर से बेच दिए जाएंगे, इसलिए वो फैसला करता है कि वो इन्हें अपने साथ रखेगा। वो बटलर को ऑर्डर देता है इनके लिए कमरे तैयार करो, जॉब्स दो, और अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो उसका भी इंतजाम करो। लड़कियों की लीडर चौंक जाती है और पूछती है क्या आप हमें खरीद रहे हैं। हीरो कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं खरीद रहा, तुम कभी भी जब चाहो मेरे पास से जा सकती हो, लेकिन अगर रहोगी तो बिट्रेयल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बटलर उन्हें थैंक यू बोलने को कहता है और फिर बच्चों को ले जाता है। जाते जाते हीरो सोचता है अपनी फिलॉसफी के बारे में। लोग ट्रेजर्स हैं, और ये सोच उसे याद दिलाती है कि वो बहुत पहले से एक काम करना चाहता था। वो एवेलिन को अपने ऑफिस में बुलाता है। एवेलिन रिपोर्ट शुरू करती है कि आपके सारे बर्थडे प्रेजेंट्स इकट्ठा हो गए हैं। हीरो कहता है मुझे पता है। फिर वो एक एनवेलप उसकी तरफ सरकाता है। एवेलिन उत्सुक होकर पूछती है ये क्या है। हीरो बताता है तुम्हें मेरी सर्विस से डिसमिस किया जा रहा है।
ताकि तुम मेरे टेरिटरी में एक रीजन की गवर्नमेंट ऑफिसर बन सको, यानी मेयर। एवलिन समझ नहीं पाती कि मेड से मेयर कैसे बन जाएं। हीरो कहता है, तुम मेरी सबसे क्लेवर मेड हो, तुम्हारा टैलेंट सिर्फ मेरी सेवा में बर्बाद हो रहा है। एवलिन मना करने लगती है, वो सिर्फ हीरो की सेवा करना चाहती है। लेकिन हीरो कहता है, अगर तुम अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुई तो लोग मेरी तारीफ करेंगे कि मेरी नज़र कितनी तेज है। वो ऑर्डर देता है, मैंशन छोड़ो और मेरे लिए काम करो। बस यही सुनने की जरूरत थी एवलिन को। कुछ देर बाद हीरो को एम्परर बुलाता है। एम्परर ने सुना कि हीरो ने गिलबर्ट की ऑनर की रक्षा की। हीरो कहता है, सब कोइंसिडेंस था, मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को बचाना और क्रिमिनल्स को पकड़ना था। वो समझ जाता है कि गिलबर्ट ने एम्परर को खुद रिपोर्ट किया ताकि कोई बैकलैश ना आए और वो इनोसेंट दिखे। एम्परर कहता है, अफसोस है कि आज भी ऐसे गंदे क्रिमिनल्स आजाद घूम रहे हैं। फिर पूछता है, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? हीरो बताता है, लॉ के मुताबिक रिंग लीडर का राइट आर्म काटा जाए और बाकी सबको अफगानिस्तान की आर्मी में भेज दिया जाए। एम्परर कहता है, तुमने ओपनली क्रिमिनल्स को कन्फ्रंट किया और अरेस्ट किया। अगर मैं होता तो अंडरकवर जाता, क्रिमिनल्स से पिटवाता और रेड हैंडेड पकड़ता। प्राइम मिनिस्टर मजाक में कहता है, वो तो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम हो जाता, क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाता। सब हंसते हैं, लेकिन हीरो फैक्ट चेक करता है, अगर एम्परर अंडरकवर हो और क्रिमिनल को पता ना हो कि वो किसे मार रहा है तो ये सिंपल असॉल्ट है, इंपीरियल फैमिली के खिलाफ क्राइम नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। हीरो को लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को हाइपोथेटिकल में भी करेक्ट करके ज्यादा बोल गया। वो माफी मांगने वाला होता है, तभी एम्परर हंस पड़ता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है, तुम हार गए, बेट में जीत गया। हीरो कंफ्यूज हो जाता है। एम्परर बताता है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बेट लगाई थी कि क्या नोआ लॉ समझने में मेरी गलतियां पकड़ सकता है। हीरो सोचता है, आखिर टेस्ट करने का क्या मतलब, और जवाब तुरंत मिलता है। एम्परर उसे न्यू मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बना देता है। पूरी कोर्ट चीयर करने लगती है। कहते हैं, हेनरी के बाद हीरो दूसरा प्रिंस है जो मिनिस्टर बना। हीरो समझ नहीं पाता कि रिएक्ट कैसे करे। एम्परर और प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे को सेटिस्फाइड स्माइल देते हैं, जिससे हीरो और कंफ्यूज्ड हो जाता है। रात को वो अली के सिंगिंग एंजॉय करने जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी कोर्ट की बातों में अटका है। उसे लगता है एम्परर के पीछे कोई गहरा रीजन है मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाने का। फिर सोचता है, अभी ओवरथिंक करने से कुछ नहीं निकलेगा, शो एंजॉय करो। उसी समय एम्परर को प्राइम मिनिस्टर से वरीइंग रिपोर्ट मिलती है। वो कहता है, तुम संभाल लो, मेरे पास अभी और जरूरी काम है जो डिले नहीं कर सकता। अगले दिन हीरो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जाता है। ये उसका नया ऑफिस है। शर्ली कैरेज का दरवाजा खोलती है। मिनिस्ट्री के सारे एम्प्लॉइज उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं। ऑफिस पहुंचते ही वाइस मिनिस्टर वाइनी उसका स्वागत करता है। हीरो सोचता है, इतनी कम उम्र में वाइस मिनिस्टर बना है, जरूर टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होगा। हीरो पूछता है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का काम क्या क्या है? वाइनी बताता है, 2 मुख्य ड्यूटी हैं। पहली, पूरे मियर एम्पायर के सारे कोर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना। दूसरी, सीरियस क्राइम्स को डायरेक्टली हैंडल करना, जैसे 6 साल पहले आपके टेरिटरी में हुई रिबेलियन। हीरो पूछता है, क्या आप जज भी बनते हैं कुछ केसेस में? वाइनी हाँ कहता है। हीरो का अगला सवाल वाइनी को हिला देता है, आप साल में कितने पैसे ब्राइब्स में लेते हैं? वाइनी पसीना पसीना हो जाता है, मना करता है। हीरो कहता है, रिलैक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जानना चाहता हूँ कितना कमाते हो ब्राइब्स से। प्रॉमिस करता हूँ, कमरे से निकलते ही सब भूल जाऊंगा। वाइनी भरोसा करता है और बताता है, मैं बाकी ऑफिशियल्स जितना करप्ट नहीं हूँ। साल में मुश्किल से $1000 से ज्यादा नहीं लेता ब्राइब्स में। मेरे नीचे वाले 10 गुना ज्यादा लेते हैं, लेकिन मैंने खुद पर रूल बनाई है, मर्डर केसेस में ब्राइब नहीं लेता, क्योंकि मर्डर केसेस आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं, और अगर अक्यूजर वायलेंट आदमी हुआ तो मैं खुद विक्टिम बन सकता हूँ। बस डाउटफुल केसेस में ही लेता हूँ जो इधर उधर जा सकते हैं। हीरो तुरंत एक नया पे स्लिप लिखता है, सालाना सैलरी $5000, यानी ब्राइब से 10 गुना ज्यादा। वाइनी शॉक्ड हो जाता है। हीरो कहता है, बदले में यहाँ काम करते हुए कभी ब्राइब नहीं लोगे? वाइनी समझ जाता है कि एम्परर ने 12 साल के बच्चे को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस क्यों बनाया। वो पे रेज ठुकरा देता है और कहता है, इंसेंटिव के बिना भी ब्राइब लेना बंद कर दूंगा। अब से पूरी लॉयल्टी से हीरो के लिए काम करूंगा। हीरो को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन स्टैट बम्प अच्छा मिलता है। वो वाइनी को लॉयल सबऑर्डिनेट मान लेता है। उसी रात ऑस्कर अपने गार्डन में भव्य पार्टी देता है हीरो को मिनिस्टर बनने की बधाई में। हीरो थैंक करता है। ऑस्कर कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि पापा के 50 साल के शासन में हेनरी के बाद तुम दूसरे प्रिंस हो जो मिनिस्टर बने। हीरो पूछता है, क्या कोई खास रीजन है कि पापा ने मुझे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाया? ऑस्कर कैजुअली कहता है, एम्परर तुम्हें बहुत फेवर करता है। हीरो इससे इनकार नहीं कर सकता। हेनरी ने बैटलफील्ड पर कई कमाल किए थे, इसलिए मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री बना। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हीरो पूछता है, क्या तुम्हें वो पुरानी कहानी याद है जब हमारा एम्पायर इंटरनल फोर्सेस से लगभग तबाह होने वाला था? ऑस्कर याद करता है, हाँ, तब क्राउन प्रिंस का फैसला जन्म से होता था। बाकी प्रिंसेस कोशिश ही नहीं करते थे, सिर्फ ऐश करते थे, एम्पायर का पैसा बर्बाद करते थे और प्रॉब्लम्स खड़ी करते थे। इसलिए एम्परर ने सिस्टम बदल दिया, सब प्रिंसेस को टेरिटरी दिया, अच्छी एजुकेशन दी ताकि केपेबल रूलर बने। ऑस्कर पूछता है, अचानक ये बात क्यों? हीरो कहता है, शायद एम्परर के मन में कुछ और ही प्लान है मुझे मिनिस्टर बनाने का। ऑस्कर चौंक जाता है और समझ जाता है, तुम्हें शक है कि पापा तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं? वो अचानक खड़ा हो जाता है, सारी पार्टी रुक जाती है। तभी बटलर आता है और एक मैसेज देता है। मैसेज पढ़कर ऑस्कर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो हीरो से कहता है, तुम्हारा थियोरी बिल्कुल सही था,
कल एम्परर तुम्हें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बना देगा। शायद एल्बर्ट पर प्रेशर डालने के लिए ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ शहर में रॉयल गार्ड्स एक बिल्डिंग पर छापा मारते हैं। एक मिनिस्टर और उसके साथी अरेस्ट हो जाते हैं। वो एम्परर के खिलाफ प्लॉट रच रहे थे। प्राइम मिनिस्टर एम्परर को बताता है। मिनिस्टर ने कबूल किया कि वो एम्परर को रिजाइन करवाकर क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को थ्रोन पर बिठाना चाहता था। एम्परर समझता है एल्बर्ट 30 साल से क्राउन प्रिंस है। उसे लगता होगा अब वक्त आ गया थ्रोन लेने का, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है एल्बर्ट के खिलाफ। एम्परर पूछता है ऑस्कर को क्या पता था? प्राइम मिनिस्टर बताता है हाँ, ऑस्कर को पहले से अंदाजा था। एम्परर सुनकर चौंकता है, लेकिन जैसे ही सुनता है कि नोआ उसके साथ था, तुरंत क्रेडिट हीरो को दे देता है। कहता है मेरा सबसे छोटा बेटा सबसे तेज दिमाग वाला है। गिलबर्ट और एल्बर्ट देश चलाने लायक नहीं। मेरी उम्मीद हेनरी, ऑस्कर और नोआ पर है। जो भी इन ट्रायल्स को पार कर लेगा वही थ्रोन लेगा। मुझे खुशी होगी। अगले दिन हीरो को कंस्पिरेसी की रिपोर्ट मिलती है। वो इस केस का जज बनेगा। वाइनी पूछता है क्या करें? हीरो हेजिटेट कर रहा है क्योंकि सब कुछ एल्बर्ट की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं है। इंपीरियल फैमिली के लिए लाइट सेंटेंस का प्रावधान है, लेकिन एम्परर को ओवरथ्रो करने की कोशिश की तो स्लाइसिंग करके आधा कर देंगे। क्राउन प्रिंस को एग्जीक्यूट करना पूरे एम्पायर को हिला देगा। हीरो जानता है एम्परर नहीं चाहता एल्बर्ट का नाम आए। अगर और इंटरोगेशन हुई तो कोई बोल सकता है। इस सब को ध्यान में रखकर हीरो फैसला सुनाता है और सीधा एम्परर के पास जाता है। कहता है कंस्पिरेसी में शामिल सबको तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाए। एम्परर खुश हो जाता है। हीरो जानता है नॉर्मली एनुअल एग्जीक्यूशन डे पर होता, लेकिन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पावर से जल्दी करवा सकता है ताकि एल्बर्ट का नाम न आए। एम्परर बहुत खुश होता है, सर्वेंट को ऑर्डर देता है हीरो की सैलरी में $1000 और जोड़ दो। खुद पीठ थपथपाता है और कहता है ऐसे ही कमाल करते रहो। हीरो को और पक्का यकीन हो जाता है कि सब एल्बर्ट के लिए हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस लौटते ही शर्ली दौड़कर आती है। इमरजेंसी है, नाइट्स बुरी तरह घायल हैं, एक मर चुका है। बाकी नाइट बताता है इंट्रूडर्स अभी भी अंदर हैं। हीरो शर्ली से कहता है हेनरी को बैकअप के लिए बुलाओ। फिर अचानक सोचता है अटैक का टाइमिंग बहुत सस्पिशियस है। प्लान बदलता है। शर्ली को बोलता है सारे एलाइज बुलाओ, मिनिस्ट्री को बैरिकेड करो, किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देंगे सिवाय मेरे। हीरो लेवायथन निकालता है और अंदर जाता है। अंदर और डेड सोल्जर्स और डरे हुए ऑफिशियल्स दिखते हैं। हीरो सबको ले लो रहने को कहता है। तभी एक इंट्रूडर को ऑफिशियल को स्टैब करते देखता है। हीरो झपटता है और उसे तुरंत नीचे गिरा देता है। अटैकर पॉइजन पीने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो रिंग शील्ड से रोक देता है। तभी 3 और इंट्रूडर्स आते हैं। हीरो जीनियस सोर्ड स्किल्स से सबको पलक झपकते मार गिराता है। पॉइजन पीने से रोक देता है। वाइनी दौड़कर आता है, हैरान है कि हीरो ने अकेले सबको हरा दिया। हीरो कैजुअलिटीज पूछता है। वाइनी बताता है हमारे गार्ड्स के अलावा कल पकड़े गए सारे रेबल्स मर चुके हैं। हीरो तुरंत समझ जाता है ये एल्बर्ट के असैसिन्स हैं, लूस एंड्स खत्म करने आए थे। वो खुद लेवायथन से कट लगाता है। वाइनी शॉक्ड। हीरो कहता है असैसिन्स ने ये किया। प्रिंस को सीरियसली इंजर करने की सजा क्या है? वाइनी कहता है तुरंत एग्जीक्यूशन। हीरो कहता है कर दो। ट्रीटमेंट लेते हुए वाइनी बताता है एग्जीक्यूशन हो गई। हीरो खुश है कि असैसिन्स को अरेस्ट नहीं होने दिया, वरना एल्बर्ट का नाम आ जाता। क्राउन प्रिंस को कोसता है कितना बेवकूफ है। अगले दिन एम्परर बुलाता है, पूछता है कैसा महसूस कर रहे हो? हीरो कहता है अब बेहतर हूँ। एम्परर पूछता है क्या वो असैसिन्स इतने स्किलफुल थे कि तुम्हें घायल कर सकें? हीरो जानता है एम्परर के इंटेलिजेंस ने सब बता दिया होगा। फिर डिप्लोमेटिक अंदाज में कहता है माइंडसेट स्किल से ज्यादा मायने रखता है। ये बात सिर्फ किंग ही समझ सकता है क्योंकि हम सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं। एम्परर कहता है मुझे तुम पर बहुत गर्व है, काश मेरे सारे बेटे तुम जैसे होते। फिर हीरो को वॉक पर ले जाता है। एम्परर बताता है 10 में से 9 ग्रेट एम्परर्स का अंत एम्बैरेसिंग रहा। हीरो समझ जाता है वो खुद को ग्रेट रूलर मान रहा है। अगर एल्बर्ट का प्लान कामयाब हो जाता तो एम्परर को सिनाइल बूढ़ा माना जाता जो बेटों को कंट्रोल नहीं कर सका। एम्परर एल्बर्ट को पनिश नहीं कर रहा क्योंकि क्राउन प्रिंस को छोड़ना भी उसकी रेपुटेशन खराब करेगा। तभी हीरो को आइडिया आता है। वो एम्परर से फेवर मांगता है। कहता है आपने हेनरी, ऑस्कर और मुझे मिनिस्टर्स बनाया। एम्पायर के इतिहास में ये नया है। कुछ लोग फॉल्ट निकाल सकते हैं, इसलिए कोई सुपरवाइजर अपॉइंट कर दो जो हमारी वर्क चेक करे। एम्परर सोचता है मैं अपने ट्रस्टेड प्राइम मिनिस्टर को ही ये जिम्मेदारी दे सकता हूँ, लेकिन नोआ के पास दूसरी योजना है। वो सुझाव देता है कि एम्परर एल्बर्ट को प्राइम मिनिस्टर प्रिंस बना दे, क्योंकि वो हायरार्की में इन तीनों से ऊपर है और वो इन सबको सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट कर सकता है। एम्परर इस सुझाव से गुस्सा हो जाता है और तुरंत नोआ को कहता है कि घर जाओ और तब तक रिकवर करो जब तक तुम्हारे घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। वो चलने लगता है, लेकिन तब नोआ उसे याद दिलाता है कि 4 ब्रेन सेल्स वाला भी इंसान समझ सकता है कि एल्बर्ट 30 साल से क्राउन प्रिंस बनकर अटका हुआ है और अब वो थोड़ा इम्पेशेंट हो चुका है। उसे बस थोड़ा और चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। नोआ एम्परर से कहता है कि एल्बर्ट को प्रॉक्सी बना दो, लेकिन फाइनल से हमेशा खुद एम्परर के पास रहे। एम्परर सोचता है कि इससे एल्बर्ट को किसी भी मिनिस्टर से ज्यादा पावर मिल जाएगी और वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को एम्परर तक पहुंचने से ब्लॉक कर सकता है। नोआ के पास इसके लिए भी सोल्यूशन है। वो कहता है अगर तीनों मिनिस्टर प्रिंसेस को लगे कि एल्बर्ट ने कोई इंपॉर्टेंट मैटर रिजेक्ट करके गलती की है तो वो सीधे एम्परर से अपील कर सकते हैं। इस तरह एल्बर्ट के पास असली पावर तो नहीं होगी, लेकिन टाइटल ऐसा होगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट लगे। एम्परर इस जीनियस आइडिया से सच में इम्प्रेस्ड हो जाता है।
वो नोआ को धन्यवाद देता है और कहता है कि ये सिस्टम जल्दी इंप्लीमेंट कर देंगे। फिर वो नोआ के बाल रफल करता है और कहता है, काश तुम थोड़ा पहले पैदा हो गए होते। नोआ भी समझता है कि उसके पिता बहुत वाइज इंसान हैं जो जल्दी समझ जाते हैं कि लोगों के लिए क्या सबसे अच्छा है, और जितना लंबा उनका रेंज चलेगा उतने ही ज्यादा खुश रहेंगे सिटीजन्स। एम्परर फिर डिक्लेयर करता है कि नोआ को इस आइडिया के लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए और कोई भी अमाउंट ऑफ मनी काफी नहीं है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ट्रेजर रूम चलते हैं जहां एम्पायर के हिस्ट्री से आए प्राइसलेस आइटम्स भरे पड़े हैं। एम्परर को याद आता है कि नोआ ने पहले शील्ड रिंग चुना था ट्रेजरी से, इसीलिए इस बार भी वो कहता है कि एक आइटम चुन लो। नोआ तुरंत लेवायथन को रेडार की तरह इस्तेमाल करता है और कुछ वैल्यूबल ढूंढता है, एक छोटा सा बॉक्स। एम्परर हैरान हो जाता है कि उसने वही बॉक्स चुना। जैसे ही नोआ बॉक्स खोलता है, एक ब्लेजिंग फायर टॉर्नेडो उसे पूरी तरह घेर लेता है। लेकिन यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाता है। Remember to like and subscribe to the channel. Thanks for watching and I'll see you next. Thank you for watching. Please support by subscribing to the channel.